क्या ये कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है? ध्यान देखो, क्या इस पे ऊपर टी लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है? क्या ये ए से घूम नीचे आएगा? मान लो ये ऐसे नीचे आएगा तो बेसिक बात एक इक्वेशन तो क्या होगी, mg माइनस टी बराबर ma। क्या ये ऐसे अल्फा से घूमेगा? क्या अल्फा बराबर a बाई आर? क्यों? प्योरोलिंक तो सरफेस पे होते थे। अल्फा इक्वल्स टू a बाई आर हमेशा लगा, बस जहाँ अल्फा और a देखे लगा दो, जहाँ अल्फा और a देखे लगा दो। क्यों भाई? एक इधर ये बैंड क्यों बांधा हुआ है? इसके 10 रुपए होते, इधर है, या तो बैंड दे दे नहीं तो 10 रुपए दे। ये 5 का ही है मतलब। हाँ तो अल्फा इक्वल्स टू a बाई आर, अल्फा इक्वल्स टू a बाई आर की अगर अपन बात करें तो mg माइनस t इक्वल्स टू a में अपन लिख दिया, पर अल्फा इक्वल्स टू a बाई आर 2 लगाया, पहले समझ लीजिए। इसमें प्योरलिंक का फंडा नहीं है, सिंपल सी बात ये है कि अगर आपकी स्ट्रिंग ऐसे है, अगर आपकी स्ट्रिंग ऐसे ही है, ऐसे आप समझो ऐसे लपेटी हुई है और ये आपकी डिस्क है या जो भी अपन ले रहे हैं, डिस्क पुली जो भी, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, वरना स्लिपिंग होगी, वरना चूंकि ये रस्सी ऊपर से बंधी हुई है तो इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0। यार मुझे लगाया तो मैं, इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए। अब ये मान लो ऐसे ऐसे घूम रहा है और मान लो ये अल्फा से ऐसे घूम रहा है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा अल्फा आर ऊपर और a नीचे। चूंकि ये रेस्ट पर है तो ये भी रेस्ट पे होना चाहिए, इसलिए लिखा गया अल्फा आर इक्वल्स टू a। लॉजिक समझ में आना चाहिए, अल्फा इक्वल्स टू a बाई। सोच, एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन टेंशन की मतलब टॉर्क की, T into R equals to IL। कितनी इक्वेशन? 3, 1 2 3, कितने वेरिएबल? सोचिए सवाल टफ भी हो सकता था अगर मैं पूरे सिस्टम को लेफ्ट में ले जाता। अरे यार, सपोज मैं पूरे सिस्टम को ले जाता जो कि एक एक्सेलरेट कर रहा है a1 एक्सेलरेशन से, कितने से? तो क्या ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ चेंज आता है या नहीं आता? आता नहीं आता। क्या अभी भी अल्फा इक्वल्स टू a बाई r लिखते हैं? क्या लिखते हैं? अल्फा आर माइनस a इक्वल्स टू a1। यार तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? इसलिए मैं कह रहा हूँ सवाल के फंडे बिल्कुल क्लियर होने कि भाई वो क्या कह रहा है। पहले था जो मैं बोला क्या चमका? अरे सोच लो, अरे पक्की बात, उतार लो। चलो बहुत सवाल आ सकते हैं, कोई कमी नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफॉर्मर्स। कई लोग सोच रहे मैं तो आज ही जा रहा हूं। ये बेटी ये तो कैसे सवाल आगे कर लोगे? कोई दिक्कत? सोच लो। मान लो मैं आपको सवाल ऐसा, चलो उसको बाद में करते हैं, पहले अपन को पढ़ लेते हैं। लिखो रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन कोई नई बात नहीं, हालांकि नॉर्मल सी चीजें समझते हैं। रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। जैसा कि आपको सबको समझ में आता है कि आपको एक बात जीवन में बिल्कुल क्लियर हो गई है, बिल्कुल 100% क्लियर हो गई है, जो समझ में आता है कि अपने को समझ नहीं आएगा, इससे आपका जीवन दिनों दिन आसान होता जा रहा है। पहले तो बहुत टेंशन लिया करते थे ना, साला ये चैप्टर मुझे समझ नहीं आया और अब देखो ओ मुझे ये समझ आ गया। मान लो कि कोई भी बॉडी अब कुछ भी हो सकती है, सॉलिड ये है, मान लो इसके अंदर नीचे रोल करनी है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। पहले तो लगेगा कौन सा? स्टैटिक काइनेटिक। कौन सा? फ्रिक्शन सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। अच्छा भाई ठीक है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, समझ आ गई बात। मान लो ऐसे चल रहा है, अगर आप बहुत ध्यान दो तो इस पे सेंटर की तरफ के एम्प्टी साइन थीटा लगेगा। क्या लगेगा? लॉजिकली बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे के ऊपर। अगर ये प्योर रोल कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है? नीचे ऊपर, नीचे ऊपर।
भाई लॉजिकली बोल सकते हो यार हाँ बोलो नीचे ऊपर नीचे ऊपर क्या मुंडी सवाल क्या है इसमें क्या मुंडी सवाल है मतलब शर्म नहीं आती बिल्कुल सर गलत बताते हो सर दिवाली के ऊपर फटके जाना चाह रहे हो क्या कितना लगेगा फ्रिक्शन अगर इसे प्योर रोलिंग करनी तो एक्सेलरेशन नीचे होना चाहिए और अल्फा ऐसे होना चाहिए अल्फा लाएगा कौन लाएगा फ्रिक्शन किधर लगेगा नीचे कैसे लग जाएगा सारे एमडी से सीधा घुमाएगा क्या उसको तो परेशान है अल्फा कहां से आया प्योर रोलिंग हो रही ना फिक्स सरफेस पे अल्फा बराबर a by r है कि नहीं है अल्फा बराबर a by r है कि नहीं है a by r है अल्फा अल्फा a by r है पता ही नहीं पड़ता क्या कर रहा है फ्रिक्शन कहां लगा फ्रिक्शन ही तो घुमाएगा उसको और कौन इसे घुमाएगा तो फ्रिक्शन अगर घुमाना है ऐसे अल्फा लाना है तो जाहिर सी बात है इसको ऐसे हालांकि आप नीचे भी मान लो तो नेगेटिव आ जाएगा पर क्यों माने जब साफ साफ दिख रहा है तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखे तो क्या लिखी जाएगी mg sin थीटा माइनस f बराबर ma पहली इक्वेशन कोई बुराई वाली बात क्या f की वैल्यू mu mg cos थीटा रख दूं क्या f की वैल्यू mu mg cos थीटा रख दूं या स्टैटिक है क्या mu mg cos थीटा इज द मैक्सिमम वैल्यू व्हिच इट कैन अटेन हमें बोला हुआ फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग तो क्या वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करेगा वो पहले जो बोला चमका so to let as a variable torque की इक्वेशन लिखी जाएगी तो लिखा जाएगा Bf equals to IR अल्फा यानी कि KMR स्क्वायर into अल्फा equals to A by R मुझे लगा ही नहीं तो मैं आया KMR स्क्वायर क्यों लिखा गया कुछ भी हो सकता है सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर नहीं आया तो अपने KMR स्क्वायर लिख दिया आपने R को मार दिया खुफाज तो F की वैल्यू आ गई KMA कितनी आ गई मैंने कुछ गलती तो नहीं करी भाई साहब सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो सिर्फ परफेक्ट टॉर्क आएगा एमजी सेंटीमीटर का टॉर्क आना पॉसिबल अरे जो हमने कल सवाल करा था उसका आसान वर्जन है इसको ऐसे की बजाय ऐसे देख लो तो बहुत आसान लगेगा तुम्हें अरे कभी तो हाँ ना बोलो फोर्स सेंटर पे लग गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लो अच्छा f बराबर आ गया kma जब f बराबर kma यहां पे रख दोगे तो a की वैल्यू आएगी ध्यान देखो हमने m को मान लिया a की वैल्यू आएगी g sin थीटा अपॉन k + 1 अरे कभी तो माना वो एक्सेलरेशन बराबर g sin थीटा बाई k + 1 तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई k m g sin थीटा बाई k + 1 अब कौन सी चीज को सबसे ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए या सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा अबे चार चीज थी तुम्हारे पास क्या कर रहे हो यार क्या कहती चार चीज दिस रिंग मैं डिस्क और रिंग की जगह होलो स्फीयर होलो सेंटर सॉलिड सेंटर ही बोल रहा है कि वो एक ही बात है डिस्क रिंग होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर तुम्हें कुछ नहीं यार ये सबसे ज्यादा किसका था कि रिंग का फिर होलो स्फीयर का फिर डिस्क का फिर तुम्हें दूर दूर तक समझ सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका है सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका है जिसका k होगा सबसे उसका a होगा सबसे कई बार सवाल आ चुका कि अगर मैं चार चीजें यहां से छोड़ दूं जिनका मास और रेडियस बराबर है कई एग्जामिनेशन में सवाल आ चुके हैं सबसे जल्दी कौन नीचे आएगा कौन आएगा भले मन में फीलिंग रिंग किया है पर सबसे पहले कौन आएगा क्यों आएगा क्या उसका एक्सेलरेशन सबसे अरे नहीं आया फ्रिक्शन के देखो ध्यान से फ्रिक्शन को अगर आपको आसानी से देखना है तो इस k को नीचे ले जाओ थोड़ा आसानी से देख पाओगे 1 + 1/k अब सोच सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस में लगेगा जज नहीं कर पाए ना जिसका k ज्यादा उसका ये कम उसका ये कम तो उसका ये ज्यादा तो k ज्यादा तो f ज्यादा अरे भाई साहब के बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन घटेगा और फ्रिक्शन लॉजिकल भी है तो अरे यहां से भी तो दिख गया अरे कभी तो हाँ ना बोलो नहीं आया सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस में चाहिए
किसमें चाहिए? सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें चाहिए? किसमें चाहिए? हाँ तो बोलो ना। मैं अजीब से पढ़ा रहा हूँ कि तुम अजीब से पढ़ रहे हो? तो मैं अजीब से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, सारा कल्प्रिट तो मैं ही हूँ साले। यस सर, बोल मत कुछ। चश्मा फोड़ के आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। गोटियां नाम है मेरा दूसरा। नहीं तुझे बहुत जलन हो रही है। अच्छा एक मिनट बता, क्या जो मैं बोला चमका? अगर चारों नीचे छोड़ दो, सबसे पहले कौन नीचे आएगा? सॉलिड। एक सिंपल सी बात है, अपन बात करें तो हमें बात समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ disk is greater than acceleration of hollow sphere is greater than acceleration of ring. तो टाइम सबसे ज्यादा किसको लगा? किसको लगा? टाइम टेकन बाय रिंग is greater than time taken of hollow sphere is greater than time taken of disk is greater than time taken of solid sphere. पता जो बोला चमका? मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। जब नीचे आया तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी थी? जब नीचे आया तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी थी? स्पीड सबकी स्पीड सेम थी? यस सर। सबकी v सेम थी? यस सर। नीचे आया तब? यस सर। सबकी स्पीड सेम थी? यस सर। नीचे आए तब सबकी स्पीड सेम थी? यस सर। अबे सबका एक्सेलरेशन अलग है क्या? टाइम भी तो इसलिए स्पीड अलग अलग है, स्पीड सेम है। यस सर। सोच के बोलो। मतलब तुम्हारे से सबकी स्पीड सेम लिख दूं, मतलब जब फाइनली सब नीचे आए तो मान लो ये v फाइनल और ये v ओमेगा फाइनल, ये बात तो क्लियर है कि ओमेगा फाइनल और v फाइनल बाई r है। इसमें किसी को डाउट? क्या फाइनली जब अपन v फाइनल से नीचे आ रहे होंगे तो ओमेगा फाइनल बराबर क्या v फाइनल बाई r होगा? अरे नहीं आया तो तुम सब कह रहे हो कि v फाइनल बराबर है, क्योंकि इसका a ज्यादा तो इसका t कम। तो उस एनर्जी दर्शन से क्या होगा? सबका भी सेम है कि अलग अलग? कितने लोग बोलते हैं सेम? अभी साले बोल बहुत कहते हैं, अब हाथ खड़े करने में दिक्कत। कितने लोग बोलते हैं सेम है? कितने लोग बोलते? अभी तो सब बोल रहे थे साले, अब पलटी है। मतलब मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज करा दे। तुम्हें पता है मैं कंफ्यूज करता हूँ। कंफ्यूज क्या करते हो? खुद ही कंफ्यूज हो। आप बोलो कितने लोग बोलते हैं स्पीड सेम है? इसका मतलब बाकी बोलते हैं कि नहीं स्पीड सेम है। क्यों नहीं स्पीड सेम? बताना। स्पीड सेम नहीं है इनकी? पता? तूने ही बोला स्पीड सेम नहीं है, फेसबुक आंटी बोल रही है हाँ। एक्सेलरेशन अलग है तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है तो इसका टाइम कम है ना, तो v बराबर u प्लस 80, तो 80 का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट नहीं हो सकता? जरूरी थोड़ी कि चलो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। क्या मैं यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर ये फॉर्मूला लगा सकता हूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as? क्यों नहीं लगा सकता? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर इनिशियल रखता है तो लिख सकता हूं v फाइनल स्क्वायर, v फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। l तो सबका सेम है? अरे l तो सबका, तो v फाइनल इज अंडर रूट 2al, तो a सबका सेम है क्या? तो टाइम कहां से आ गया इसका? ऐसे मत देख मैं गलत पढ़ा रहा हूं, तू गलत समझ रहा था, मैं क्या करूं इसमें? ये v फाइनल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2al। अरे तुमने सोचा v बराबर u प्लस 80 से, बोला a बढ़ रहा है तो t घट रहा है, तो उनका समेशन, उनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट तो जरूरी है क्या? तो ऐसी चीज इक्वेशन से देखो जिसमें एक ही वेरिएबल हो, ऐसी इक्वेशन से देखो जिसमें अब बोल v फाइनल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बराबर 2। ये इक्वेशन सही है गलत है? क्या सबकी आवाज नहीं आ रही? सही है गलत है?
v फाइनल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a, सही तो लगा। ये l दूरी ले ली, कोई बुराई वाली बात नहीं, एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट है, उसमें क्या खास बात है, इक्वेशन लगा दी। अब बोल v फाइनल, जिसका ये होगा, जिसका ये होगा, जिसका k बढ़ेगा तो a घटेगा, a घटेगा तो f बढ़ेगा, और f बढ़ेगा तो v फाइनल। अरे a बढ़ रहा है तो v फाइनल बढ़ रहा है, a बढ़ रहा है तो v फाइनल नहीं आया, नहीं आया। तो किसकी v फाइनल ज्यादा है, किसकी, सबसे ज्यादा स्पीड के साथ नीचे आएगा वो v फाइनल बराबर है। अभी सब आएगा, लोगों तो सही था। ये सब सवाल आ चुके हैं, कुछ कुछ आ चुके हैं, कुछ और आने की उम्मीद है, आ जाओ। फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अरे इसका मतलब ओमेगा किसका ज्यादा, ओमेगा किसका ज्यादा, यही से बात है, ओमेगा बराबर v बाई आर। जब r सबका सेम है, जब r सबका, तो जाहिर सी बात है ओमेगा सॉलिड स्फीयर का, ओमेगा डिस्क का, ओमेगा होलो स्फीयर का, ओमेगा रिंग का। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ, पक्की बात, सोच लो, गारंटीड। सबकी किसी करंट एनर्जी ज्यादा है, सॉलिड स्फीयर डिस्क होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर डिस्क होलो स्फीयर। ऐसा क्यों बोले तुम, क्या उसकी स्पीड भी ज्यादा है, क्या उसकी ओमेगा भी ज्यादा है, तो क्या उसकी करंट एनर्जी भी ज्यादा है, क्योंकि उसकी करंट एनर्जी लिखी जाएगी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ kmr स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर बाई r स्क्वायर। खुबच यानी कि हाफ mv स्क्वायर। अरे भाई हाँ ना बोल, हाफ mv स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, k प्लस 1। अरे कभी तो हाँ ना बोल। और देखना काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर क्या है, 2al, क्या है, अरे सुन लो, क्या है, 2al k प्लस 1। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं, हाफ m, 2 ने 2 को मान लिया, m a कितना है, g sin थीटा बाई k प्लस 1 इंटू l, ओहो k प्लस 1, ओहो k प्लस 1 ने k प्लस v को मार दिया, mg sin थीटा इंटू l। कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, सबकी बराबर है। प्रूव करके बताया, भी लॉजिक भी दूंगा। सबकी काइनेटिक एनर्जी ऐसे कैसे हो सकता है, ओमेगा भी ज्यादा, v भी ज्यादा, अभी तो k कम है ना। अरे भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी तो ये होती है ना। अरे कभी तो रुक जा, उतारने लगे हो, कई लोग तो क्या समझ नहीं आता, उतारने लग जाते, कुछ तो करें। सही बात है, यूं ही समझने की कोशिश करें, नहीं कब तक कोशिश करें हम भी, दिवाली आ गई साला, कोशिश करते रहते हैं। फिर तक समझ आया कि नहीं आया, कोई बुरे वाली बात, कांस्टेंट है काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जीज फिर समझे। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अच्छे से समझे कि when there is a pure rolling, when there is a pure rolling on a fixed surface, का फ्रिक्शन इज खुश और खुश। तो प्योर रोलिंग का मतलब फ्रिक्शन खुश, इंप्लाइज फ्रिक्शन खुश। अच्छा, इसका मतलब क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, प्योर रोलिंग फ्रिक्शन खुश, प्योर रोलिंग फ्रिक्शन खुश ऑन अ फिक्स्ड सरफेस। मैं भी प्योर रोलिंग ऑन अ फिक्स्ड सरफेस की बात कर रहा हूं, तो फ्रिक्शन खुश है। फ्रिक्शन खुश है मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट। तो फ्रिक्शन कहां लगता है, पॉइंट ऑफ, जिस जगह फ्रिक्शन लग रहा है उसके वो क्या है, रेस्ट पे। तो फ्रिक्शन का वर्कडन क्या होगा, जीरो। अगर हमारा वर्कडन जीरो है, इसका मतलब नहीं कि हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है, दैट इज डिफरेंट। हम डायरेक्शन बदलने में भी काम कर सकते हैं। जब टेंशन लगता है सर्कुलर में, तो टेंशन की इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, व्हाट इज वर्कडन बाय टेंशन, so if our work done is zero, that doesn't mean that we do not have a importance.
इन द सिमिलर वे यहां पे भी देखो तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पर ये तब की बात है जब प्योर रोलिंग किस पे होगी? अगर फिक्स सरफेस नहीं हो तो फिर ऐसी सच्चाई तो फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चल सकता है, तब फ्रिक्शन का वर्डन जीरो होगा, ये जरूरी नहीं है। पर अगर प्योर रोलिंग हो रही है फिक्स सरफेस पे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज स्ट्रेस, देयरफॉर वर्डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो। दैट यू हैव टू लर्न, दैट यू हैव टू। अब मैं तुझे एक बात और समझाता हूं, याद कर, मैं तेरे को बताया था कि फ्रिक्शन के दो वर्डन होते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। असलियत में जब प्योर रोलिंग होती है तो ट्रांसलेशन और रोटेशन का मिला के समेशन जीरो आता है, मिला के समेशन जीरो, पर नेट वर्डन जीरो होता है। क्या वर्डन बाय फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग इज ऑलवेज जीरो? नो सर, नो। क्या वर्डन बाय फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग इज ऑलवेज जीरो? नो सर। वर्डन बाय फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग ऑन अ फिक्स्ड सरफेस इज जीरो। और डिटेलिंग करें तो ट्रांसलेशनल प्लस but net burden is zero, but net burden is zero. Why it is zero? Why it is zero? Because point of contact is at rest. If the point of contact is rest, तो क्या friction is applying at the point of contact? Yes sir. अगर वो point of contact पर ही लग रहा है, अगर वो point of contact पर ही लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो गया, तो F dot ds क्या हो गया? जीरो। F dot ds क्या हो गया? जीरो। तो जब भी रटना क्या है समझना, अभी वापस इसी पे आऊंगा, समझने पहले जो चीज सिखाई वो समझो कि वर्डन बाय फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग ऑन अ फिक्स्ड सरफेस इज जीरो। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग इन केस ऑफ फिक्स्ड सरफेस इज जीरो। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब देख मतलब ये जो एमजीएल सेंस है ध्यान से समझना, तो बॉल नीचे आई, जब बॉल तो कौन से दो फोर्स हैं? फ्रिक्शन, नॉर्मल, एमजी। नॉर्मल का वर्डन फ्रिक्शन का वर्डन, अरे भाई हाँ ना बोल, अभी अभी सीखा क्या? इट इज अ प्योर रोलिंग ऑन अ फिक्स्ड सरफेस। नहीं आया तो देख इस वाली चीज को लिख के बता दो, देख ध्यान से, यही आएगा वर्डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्डन बाय नॉर्मल प्लस वर्डन बाय एमजी। अरे कभी तो हाँ ना बोल, इक्वल्स टू क्या चेंज इन गाइड के फाइनल, क्योंकि के इनिशियल क्या है? के इनिशियल क्या है? जीरो। चलिए भाई बहुत बढ़िया, तो वर्डन बाय फ्रिक्शन जीरो, वर्डन बाय नॉर्मल जीरो। चलो अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा, ये लेंथ एल है, तो अपन ने फ्रिक्शन ने कितना वर्डन, सॉरी इसने कितना वर्डन करा? क्या एल sin थीटा? क्या वर्डन बाय ग्रेविटी हुआ mgl sin थीटा? अरे क्या हुआ? बस तो mgl sin थीटा इक्वल्स टू के फाइनल, यही तो आया। यस सर। अरे भाई साहब, तो इसको लिखने का ये भी तरीका है, इसको लिखने का ये भी तरीका है, ये वर्ड जो हमसे आया है बेसिक से आया है। तुझे मेरी बात दूर दूर तक समझ आई कि नहीं आई? बहुत सारी चीजें सीखा तू इसमें सबसे बढ़िया बात सीखा कि फ्रिक्शन का वर्डन फिक्स सरफेस पे प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है? क्यों होता है? कि पिक्चर क्लियर है, क्या तेरे को टाइम वाइम के फंडे भी सारे क्लियर करा दिए, नीचे चलाओ ऊपर चलाओ हमें कोई तकलीफ? अरे पक्की बात, उतार ले, आपको समझ नहीं आया बेझिझक पूछ अपना ही मास्टर घर का, फोन करोगे घर आएगा पिज्जा लेके। mg sin थीटा l, mg sin थीटा l, आओ इधर देख, a इक्वल्स टू g sin थीटा k प्लस 1, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देख अगर अपन टाइम पास नहीं करते, एक्चुअली ना ऊपर भी चढ़ा सकते हैं इंक्लाइन प्लेन पे। ध्यान सुनना, पहले तो अगर मैं ऐसा सवाल बोलूं, F फोर्स लगा लूं, क्या सवाल कर सकता है? क्या बात नहीं है, क्या सवाल कर सकता है? फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, क्या F माइनस mg sin थीटा? फ्रिक्शन किधर लगेगा? कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा? क्यों लगेगा नीचे? कैसे ऐसे घुमाना है इसको, ऐसे तो क्या अपन इक्वेशन लिख सकते हैं? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं, इसमें सवाल नहीं आ सकते, मतलब अनंत टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं। ऐसे ले लो गट्टी पे ऐसे रस्सी बांध लो, उसको यहाँ बांध लो, कुबच फिर ये रोल करे। अरे यार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो सवाल बहुत तरीके आ सकते हैं, फंडे सब में क्लियर है। F बराबर ma की इक्वेशन लगानी आनी चाहिए, टॉर्क इक्वल टू i अल्फा की इक्वेशन लगानी आनी चाहिए, और प्योर रोलिंग की कंडीशन समझ में आनी चाहिए। सिंपल,
सवालों की कोई कमी कोई कमी नहीं है सवालों की, आपको सही बताऊं तो मतलब आप पूरे 10 लेक्चर भी ऐसे सवाल कर सकते इतने हैं, पर आपको बेसिक फंडे क्लियर होने कि भाई साहब टॉर्क की इक्वेशन लगानी आनी चाहिए, F बराबर ma की लगानी चाहिए, वर्डन का फ्रिक्शन का वर्डन का क्लियरिटी होनी चाहिए, प्योर रोलिंग की कंडीशन लगानी आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि प्योर रोलिंग क्या होती है। पहले तो जो बोला चमका, तुम्हारी शक्लें देख के मुझे लग नहीं रहा तुम्हें आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। और जो सवाल आते हैं वो कुछ एनर्जी कंजर्वेशन का आते हैं, सिंपली जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर प्योर रोलिंग हो रही हो, जेई का सवाल जो पूछा गया मैं आपसे वही पूछ रहा हूं, अगर कर रखा हो तो मुंह बंद रखना, हो सकता है कई लोगों ने कर रखा हो, पर सवाल अच्छा है इसलिए बताना मेरा धर्म है। अगर कर रखा हो तो मुंह बंद रखिएगा प्लीज। मान लो 2 ट्रैक है, मान लो बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम ट्रैक की शेप साइज हाइट वाइट में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर ये है कि इसमें फ्रिक्शन है नहीं है और इसमें फ्रिक्शन है। हमने सेम 2 बॉल ली, सेम 2 बॉल ली, रेडियस r, मास m, ये दोनों को रफ्तार दी v0 और घुमाया ओमेगा नॉट से, हमने घुमा दिया और इतना रखा कि ओमेगा नॉट बाई r सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब यहां रखोगे तो प्योर रोलिंग होगी कि नहीं होगी? यहां पे भी रखा है बिल्कुल ऐसे ही, रेडियस r, मास m, रफ्तार v0, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू v0 बाई r। क्या दोनों स्फीयर ऊपर चढ़ेंगे? चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे? अरे नो सर था ही नहीं इसमें, ये सवाल थोड़ी है कि चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे। फिर तुम लोग बोलते हो मैं तुम्हें भजन सुनाता हूँ साले में, ये तो मैंने गालियां बकना छोड़ दिया, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, ये तो लाइन से सुनते साले तुम लोग। ये सवाल ही नहीं था ऊपर चढ़ेंगे नहीं चढ़ेंगे, मोमेंटम ही नहीं बनने देते हैं। मान लो कि ये h1 हाइट तक चढ़ा, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है? इसकी कितनी है? सवाल इन पे था h1 h2 पे। अब ऐसे मत देखो कौन ऊपर बनाया है सर ने, अरे भाई हाँ ना बोले यार। तो h1 h2 पे सवाल था और ऑप्शन दिए गए कि h1 क्या h2 से बड़ा है, क्या h2 h1 से बड़ा है, क्या h1 बराबर h2 है। मुंडी सवाल लगते हैं, मुंडी सवाल लगते हैं ताकि जिनको आता है उनको लिए तो याद हो गई उन्हें। गलत, डी ऑप्शन। मन में डिस्कशन नहीं करना है, जेई का सवाल है, कुछ चेंज नहीं करा हमने। चलो मुंडी नीचे, मुंडी नीचे, अपना अपना आंसर सोच लो, मुंडी नीचे करो सब लोग। अनीता, बसंती, चंपा, अली, आ जाओ। वही ताली बजाना है, बी थोड़ा ज्यादा था, बाकी ए सी डी पे तुम मतलब मान लो ये 41% होगा, ये तीनों 20-20%। पर तुम भेदभाव तो वैसे भी ऐसा तो होता ही नहीं। तो सिंपल बात समझते हैं, ये अगर फ्रिक्शन 0 है, फ्रिक्शन 0 है तो फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं, तो ओमेगा कौन चेंज करेगा? ओमेगा कौन चेंज करेगा? देयर इज नोबडी हु विल चेंज द ओमेगा। तो जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा ना, तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा क्या काम होगी? ये जो ऊपर पहुंचेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो ओमेगा नॉट से ही घूम रहा होगा, ओमेगा नॉट से ही। यार मुझे लगा कि मैं एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं, नॉर्मल का वर्णन तो 0 है, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो बचा कौन?
mg कौन बचा? मुझे लगा है तुम्हें आया। मतलब हम ये लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस initial kinetic energy is half m v naught square plus half I omega naught square. Final kinetic energy plus initial potential is 0. Final kinetic energy is half I omega naught square. इसमें कोई चेंज प्लस m g h1 मुझे लगा है तुम्हें आया। h1 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? अब दूसरे पे लिखिए एनर्जी कंजर्वेशन। क्या फ्रिक्शन है? स्टैटिक काइनेटिक प्योर रोलिंग वाला है क्या? तो बर्डन बाय फ्रिक्शन बर्डन बाय फ्रिक्शन तो अभी भी तो एनर्जी कंजर्व्ड है, अभी भी तो एनर्जी। पर अब जब भी ऊपर चढ़ेगा तो प्योर रोलिंग होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। तो जब अपन टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे तो क्या जीरो होगी? v की ओमेगा की दोनों v भी जीरो और ओमेगा भी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा नॉट स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 इक्वल्स टू mg h2। बोलो कौन ज्यादा? कौन ज्यादा? कौन ज्यादा? कौन ज्यादा? जबकि बच्चे को पता क्या लगता है? फ्रिक्शन है इसमें, तो फ्रिक्शन तो रोकेगा, तो ये ज्यादा ऊपर जाएगा और ये, जबकि होता इसका उल्टा है। जबकि होता इसका, मैं तेरे को एक और लॉजिक समझाता हूं। ये एनर्जी कंजर्वेशन से लाए। कहां से लाए? H2 ग्रेटर देन H1। दूसरा लॉजिक सुन। असलियत में इसमें फ्रिक्शन ऊपर चढ़ने में सपोर्ट करता है। क्यों? मैं बताता हूं। जब बॉल ऊपर चढ़ रही है, मान लो ऐसे, ठीक, तो आप सोच के देखो कि इसकी v घट रही है बढ़ रही है? v, अब सोच v घटा रही है तो ओमेगा भी घटनी। ओमेगा ऐसे है, ओमेगा अगर ऐसे घट रही है ओमेगा, तो उसे घटा तो फ्रिक्शन नहीं सकता। सोच फ्रिक्शन किधर लगेगा? किधर लगेगा? सो फ्रिक्शन इज सपोर्टिंग अपवर्ड मोशन। फ्रिक्शन इज सपोर्टिंग। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? ऐसा लगता नहीं है पर ऐसा होता है। ऐसा लगता नहीं है पर ऐसा। दिस इज अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम जेई। जेई ने पूछा था एग्जैक्टली यही सवाल। मुझे लगा नहीं तुम्हें समझ आया। दो लॉजिक से समझाया, एक फोर्स वाले फंडे से, एक एनर्जी वाले फंडे से। अब एनर्जी कंजर्वेशन पे कई सवाल आ सकते हैं, कैसे कैसे मैं आपको बताता हूं। हाँ, ओमेगा की डायरेक्शन उल्टी करते तो प्योर रोलिंग नहीं होती ना इसमें, तो फिर काइनेटिक लगता, फिर वापस प्योर रोल करने लगता, फिर ऊपर चढ़ता, तो कितनी ट्रैक है उस पर बहुत कुछ डिपेंड कर जाता। अगर उल्टी ओमेगा करता तो यहाँ पे प्योर रोलिंग नहीं, तो प्योर रोलिंग के लिए पहले वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करते, फिर वो ओमेगा और v आता, फिर वो कहां पे हुआ उसके बाद की कहानी पे डिपेंड करता। मैं आपसे कुछ कुछ सवाल एनर्जी कंजर्वेशन के पूछता हूं, मतलब सिर्फ बताता हूँ, आप बस सोचना कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि एक बॉडी है यहाँ पे जिसका रेडियस r है, मास m है, छोटा ले लेते हैं, मास m है, प्योर रोल कर रही है। क्या कर रही है? प्योर रोल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में h हाइट लगती है, तो बताओ जब ये यहाँ आएगी तो इसकी क्या v और ओमेगा होगी? क्या निकाल सकते हो? क्या करोगे? क्या बेकार रिस्पॉन्स है? क्या करोगे? mgh will convert into half mv square plus half I। फ्रिक्शन का कोई वर्डन नहीं है। अरे हाँ ना बोल। सिंपल सी बात। ऊपर कितनी मान लो हम ऊपर दे दें रफ्तार v नॉट और ओमेगा, तो कितना ऊपर चढ़ेगा? क्या निकालना आता है? नहीं आया। इन सवालों को और बड़ा करा जाता है एक्सेल में, शीट सब जगह, इसलिए करा नहीं रहा हूँ, ध्यान समझ लेना। पर सोच, अगर इसी ट्रैक को मैं ऐसे करके पूरा पोलर सर्कल में बना लूं, क्या इसको पूरा सर्कल करने के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस चाहिए? अरे हाँ, रूट 5 आरजी नहीं है, प्योर रोलिंग है। अरे हाँ ना बोल। पूछ लिया जाए कितनी रफ्तार चाहिए, बताओ जब यहाँ पे आएंगे तो क्या रफ्तार होगी, बताओ यहाँ पे आएंगे तो क्या फ्रिक्शन होगा। बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन और फोर्स की इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। एग्जैक्ट सवाल एक्सीएल वगैरह में है, इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ, या करा दूं? पर सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, देख तू कर। सवाल अच्छे हो, आसान नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि सवाल आसान है, पर ध्यान सोच, तो क्या यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन ओमेगा भी निकाल सकते हैं? अगर ये सर्कल, इसने वापस सर्कुलर ट्रैक पे अगर ये आ गया है, तो सोच ऐसा करते हैं कि इसका रेडियस r ले लेते हैं और इसका छोटा रेडियस r है, तो क्या ये रेडियस हो जाता है r - r?
अरे भाई साहब, अगर पूरे ट्रैक का रेडियस आ रहे हो और इसका रेडियस अगर मानते हो नेग्लिजिबल नहीं मानते तो जो सेंटर मास का रेडियस है वो कितना है? कितना है? क्या किसी भी जगह पे मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ नॉर्मल माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r? तो मैं दूर दूर तक मेरी बात समझ। किसी भी जगह पे क्या रफ्तार होगी, क्या एनर्जी कंजर्वेशन से करा जा सकता है क्योंकि फ्रिक्शन का कोई वर्क डन नहीं, पर हर जगह प्योर रोलिंग है, पर हर जगह यार मुझे लगा तुम्हें आया नहीं आया। तो ऐसा नहीं कि सवाल आसान है, पर ये सवाल अच्छे होते हैं, पर अगर आपको पीछे के सारे फंडे क्लियर है तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपकी शीट और एचसीएल में तो एग्जैक्टली मैं वैसे नहीं कराना चाहता, मजा खराब हो जाएगा। आप ट्राई करो, नहीं तो मैं तो हूं ही, मेरे को तो बताना ही है। पहले था जो मैं बोला चमका, तो एनर्जी वाले सवाल, कैसे सवाल? एनर्जी वाले सवाल हमें आने चाहिए, हमें ऐसे तरह के सवाल आने चाहिए। प्योर रूलिंग में हमने बहुत सारी बातें करी। एक अच्छा सवाल और कराता हूं, देख ध्यान से। एनर्जी पे नहीं कराना, फोर्स पे कराता हूं, जो फिक्स सरफेस पे ना होके प्योर रूलिंग कहीं और हो रही है। देखो एक मिनट, तुम्हें बात मेरी समझ तो आई? उतारो मत, है शीट वीट में सवाल, ये तो मैं करा ही देता ना, दिक्कत थोड़ी आ रही। पर शीट एचसीएल में दोनों जगह क्यों अपन ऐसे काम करें? देखो आओ, मान लो मैं आपको बोलूं कि आपका एक प्लैंक है, मास है, नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक, इसके ऊपर एक मास m रेडियस r सॉलिड सिलेंडर रखा हुआ है। बोलो भैया, यहां पे फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। बोलो क्लियर है ना? हमने क्या करा, नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स F लगा दिया, और ऊपर प्योर रोलिंग हो सकती है क्या? होगी। बोला हुआ कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर, फिर तो वेरिएबल लिखते हैं। बोलो वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल कितने हैं? पक्की बात? चार कौन कौन? क्या इसका एक्सीलरेशन? क्या इसका एक्सीलरेशन? क्या इसका अल्फा? एक और फ्रिक्शन, एक और नहीं आया। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा। इसका एक्सीलरेशन a मान लो या a1 मान लो, इसका एक्सीलरेशन a मान लो, इसको घुमाते हुए अल्फा मान लो, फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस पे किधर लगेगा? पीछे। तो आगे कैसे जाएगा? फिर अल्फा कैसे आएगा? तो हो सकता है अल्फा उल्टा हो। अब अल्फा बराबर a बाई r प्योर रोलिंग की कंडीशन है। वैसे किधर भी मान लो अपने आप को सही आ जाएगा, पर आपको डायरेक्शन सही चूज करनी है। चलो तुम तो F ऐसा करो, आगे मान लो, ठीक है, और इक्वेशन लिखना चालू कर दो। चलो इधर देख, चलिए आइए, प्लैंक पे इक्वेशन लिखो। पहली इक्वेशन F इक्वल्स टू, इसको छोटा m ले लेते हैं, ma ये ma1 ये ma। पहले तो दो इक्वेशन बिल्कुल चमकी, दो इक्वेशन। अच्छा, चूंकि आपने अल्फा कैसे मान रहे हो? अल्फा ऐसे की ऐसे, जैसे मानना उल्टा पड़ेगा, पर ऐसे मान रहे हो कि उल्टा मान लो? उल्टा मान लो। अरे हाँ ना बोल, तो अगर उल्टा मान लो अल्फा ऐसे, तो सोच F इंटू आर का टॉर्क किधर है? F इंटू आर टॉर्क किधर है? और अल्फा भी किधर है? तो क्या F इंटू आर इक्वल्स टू आई, यानी कि mr स्क्वायर बाई 2 इनटू अल्फा। कितनी इक्वेशन? क्या अल्फा बराबर a बाई r? ये प्योर रोलिंग ऑन अ फिक्स्ड सरफेस,
अगर ग्राउंड फ्रेम से देखो तो क्या इस पॉइंट का एक्सीलरेशन अल्फा आर आगे है और ए बी आगे है, तो अल्फा आर प्लस ए A1 के बराबर होना चाहिए। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो इक्वेशन आई अल्फा आर प्लस ए इक्वल्स टू A1। दीज आर द फोर इक्वेशंस, दीज आर द फोर इक्वेशंस एंड फोर वेरिएबल्स। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ, मैंने तुम्हारे प्राण रखे हूं यार, तुम रेस्पॉन्स ही देते, क्या अच्छा सवाल कराओ तुम्हें यार, मुझे लगता है सर इतनी बढ़िया ढंग से देखो तो अगर फंडे क्लियर है तो कोई खास बात नहीं है, भले 10% डिटेल सवाल हो, इतना आसान सवाल नहीं गिरा तो पर अगर समझ में तो ठीक है यार, ऐसी क्या खास बात है। क्या मुझे प्योर नहीं पता, फिक्स सरफेस में नहीं है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन सेम होना लिख दिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन सेम होना, अरे कभी तो हाँ ना बोलो, बाकी सब नॉर्मल इक्वेशन लिखी जो उसको मिला जुमा आज हम उसी ले रहे थे उजा असको उसी है कौन टॉपलिंग क्या जी टॉपलिंग आप सब लोग जानते हो, नहीं जानते बहुत बढ़िया। बेसिकली रोलिंग भी टॉपलिंग ही है, रोलिंग भी इट इज अ कंटिन्यूअस टॉपलिंग, कंटिन्यूअस टॉपलिंग इज रोलिंग, कंटिन्यूअस टॉपलिंग इज रोलिंग। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कोई मार खाने वाला है, तुम्हें भी ऐसे लग रहा है ना। अगर हम बात करें जैसे मान लो मैंने फोर्स लगाने वाला उंगली है, ये मैंने फोर्स लगाया, डायरेक्शन राइट वर्ड इधर की तरफ, चला कि नहीं चला, वही उंगली वही डायरेक्शन वही सब कुछ वही बॉटल, चला घुमा चला घुमा, दिस इज टॉपलिंग, दिस इज बॉडी चले नहीं घूम जाए। क्या इस बात पे डिपेंड करता है कि फोर्स कहां लगा रहा हूं? अरे भाई साहब हाँ ना बोल, तो बॉडी घूम भी सकती है और इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन वेयर वी हैव अप्लाइड द फोर्स, वेयर वी हैव। भाई किसी को बोलो बॉटल में 2 न्यूटन का फोर्स लगाना, चलने लग जाएगी, इसने भी 2 न्यूटन लगाया इसने भी लगाया, दोनों तो वापस आए, बोला सर इसे बोला हाँ सर चली, इसे बोला चली नहीं सर घूमगी भी, तो क्योंकि मैंने बताया नहीं था कि फोर्स कहां पे। जाहिर सी बात है कि घुमाने के इफेक्ट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लाता है, कौन लाता है? एंड इन अ नॉर्मल ब्लॉक इट कम्स विद इट कम्स विद पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहां पे अपने फोर्स लगाया है उस पर डिपेंड करेगा कि वो घूमेगी या नहीं घूमेगी। सो टॉपलिंग ये वाला फंडा है, टॉपलिंग को थोड़ा ध्यान समझे, अच्छे से फंडे को क्लियर करें एकदम, कोई फॉर्मूले वॉर्मूले मत रखना, समझ अच्छे से। मान लो कि ये हमारा ब्लॉक है, ठीक, मान लो कि मान लेते हैं कि हम ये है Q जिसकी साइड है A, कितनी है A, बोलो क्लियर। अच्छा मान लो कि हम इस पे फोर्स लगाते हैं यहाँ पे F, कितना F, ग्राउंड से ले कि सेंटर से ले, जहां से बोलो ले लूंगा, मैं कहीं से ले लूंगा, मुझे बात समझ में आनी थी, यहां से लो H, ऊपर अपन ने फोर्स, असलियत पे जब अपन ने फ्रिक्शन पढ़ा था तो अपन एक बात समझी थी कि फ्रिक्शन और नॉर्मल असलियत में सरफेस द्वारा लगाया गया फोर्स है बॉडी पर, जो होता असलियत में कांटेक्ट फोर्स है। क्या है? किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगता है वास्तविकता में वो एक फ्रिक्शन लगता है और एक नॉर्मल लगता है, और असलियत में इन दोनों का कांटेक्ट फोर्स कहलाता है, जिसे हम कहते हैं अंडर रूट ऑफ। अब मैं बोलता हूँ फ्रिक्शन चाहता है कि दो प्रेमी कभी भी अलग ना हो। ये चाहत किसकी है? फ्रिक्शन की, कांटेक्ट फोर्स की? कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स ये चाहता है। आपने एक ही हिस्सा पढ़ा है इसमें, आप क्या है, जैसे आप समझो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ होती है हमेशा, पर आपके पूरे चैप्टर अलग अलग हैं ताकि आप उन्हें समझ। ऐसे ही एनएलएम में आपने पूरी नॉर्मल पढ़ी, फ्रिक्शन पूरा आपका एक अलग चैप्टर है, बट वास्तविकता में ये एक ही के हिस्से हैं। कौन सा फोर्स? अलग अलग थोड़ी होते, एक ही फोर्स है भाई। हम उन्हें समझने के लिए दो हिस्से कर लेते हैं, वन इज अलोंग द सरफेस, वन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इनकी चाहत एक जैसी है। वास्तव में किसकी चाहत है कि ये दोनों साथ रहें? अभी से पता है कि कब कौन बचा सकता है? अभी से पता है कि कब कौन, इसको पता है कब कौन बचा सकता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं,
अगर मान लीजिए हम सिंपल सी बात करें कि हमने ऐसे लगाया खुपच खुपच खुपच, ये अपना एमजी लग रहा है, अभी तक जो हम सवाल करते आए थे उसमें नॉर्मल ऐसे लग रहा था, उसमें नॉर्मल ऐसे लग रहा था। मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि मैंने जो फोर्स लगाया वो म्यू एमजी से कम है, यहाँ पे फ्रिक्शन है म्यू, क्या है म्यू। अगर ये फोर्स म्यू एमजी से कम है तो ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। फ्रिक्शन ने बोला मैंने अपना काम कर दिया, पर सोच के देख इस सेंटर के बाद नॉर्मल का टॉर्क एमजी का टॉर्क, अरे हाँ ना बोल, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? नीचे। ये फ्रिक्शन सेंटर के बाद कैसे घुमाएगा? ये है तो बॉडी तो घूम जाएगी, तो साथ ना रहे प्रेमी अलग हो गए। अरे यार तो प्रेमी साथ ना रहे, सेंटर के बाद टॉर्क है कि नहीं है? आपने इन बातों में अभी तक चर्चा नहीं करी, आपने एनएलएम पढ़ा क्योंकि सिर्फ आपने पूछा ही नहीं फोर्स कहां लगा, आपको तो ब्लॉक लगा दिया, आपने पूछा ही नहीं फोर्स कहां लगा। वास्तविकता में तो फोर्स कहां लगा ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। इस सवाल में देखो नहीं चला, ट्रांसलेशन नहीं चला, आई एग्री ऑन दैट पॉइंट। अरे पर घूम जाएगा सेंटर के अबाउट, सेंटर के अबाउट, अरे कहां यार फ्रिक्शन और एफ का टॉर्क तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बॉडी घूमनी, बॉडी घूमनी, तो नाराज हो गया कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स की चाहत तो खत्म ही हो गई। तो फ्रिक्शन ने बोला भाई मैं जो कर सकता हूं तो मैंने कर लिया। उसने सोचा मेरा दूसरा हथियार कौन है? नॉर्मल क्या हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगता है? ऐसा कोई रूल नहीं, ऐसा कोई रूल, ऐसी कोई रूलिंग नहीं है, ऐसी कोई रूलिंग है ही नहीं। हाँ अभी जब हम पढ़ते आए थे हमने वैसे ही समझा हुआ एक अलग बात। वास्तविकता में जो बॉडी की शेप है, जो टचिंग पॉइंट्स होते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं, बहुत सारी जगह नॉर्मल रिएक्शन होते हैं, उन सबका समेशन हम एक जगह लिख देते हैं। असलियत में इन सब जगह का समेशन ऐसे आता है कि बॉडी जमीन में धंस ना सके और घूमे भी ना। नॉर्मल अपने आप को ऐसे एडजस्ट करता है, वो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा ऐसा कोई रूल नहीं। इनफैक्ट इट एडजस्ट इन सच अ वे कि बॉडी अंदर तो घुस ही नहीं सकती। सो द नेट रिजल्टेंट ऑफ द बॉडी इन अपर डायरेक्शन इज mg, that is fine, but it also adjusts and shifts himself in such a way that net torque about center of mass is 0. तुझे मेरी बात समझ? क्योंकि अगर वो घूम गया तो प्रेमी साथ रहेगी अलग, और ये चाहत कांटेक्ट फोर्स की नहीं है, ये चाहत कांटेक्ट फोर्स की नहीं है। तुझे मेरी बात समझ? अब सोच अगर मैं चाहता हूं कि इसमें बॉडी ना घूमे तो नॉर्मल किधर शिफ्ट होगा? सोच के बोलो, क्या फ्रिक्शन और एफ दोनों मिला के ऐसे चला रहे हैं? अरे भाई साहब क्या फ्रिक्शन और ये दोनों मिला के ऐसे चला रहे हैं? तो मतलब नॉर्मल किधर शिफ्ट होना चाहिए? इधर, 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 आगे, इधर, इधर, आगे। तो नॉर्मल शिफ्ट्स, नॉर्मल शिफ्ट कर जाता है ऐसे। कितना करेगा डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। सपोज x, सपोज, तो ये बात तो सही है कि इसे नहीं चलना, इसे नहीं चलना, तो f शुड बी लेस देन म्यू mg, ये तय है। f शुड बी लेस देन, हम पहला केस लेते हैं, ध्यान से सुनना, हम पहला केस लेते हैं जब f लेस देन म्यू mg है। अगर f लेस देन म्यू mg है, अगर f लेस देन, तो जाहिर सी बात है कि ये नहीं चल रहा, पर फ्रिक्शन f के बराबर है, क्योंकि फ्रिक्शन म्यू mg के बराबर हो सकता है पर उतनी आवश्यकता। तो क्या इस वाले केस में f इक्वल्स टू f? बेकार रिस्पांस। f इक्वल्स टू, तुझे मेरी बात समझ? बहुत बढ़िया सर। अगर ऐसा है तो आपको समझ में आएगा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए। अब समझे आप लोग? सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क 0 कर लेते हैं, घूमना नहीं चाहिए। तो f का टॉर्क कितना? f into a/2। mg का टॉर्क? mg शिफ्ट नहीं हो रहा, कौन शिफ्ट हो रहा है? तो mg का टॉर्क 0, f का टॉर्क f into a/2, बाहर अंदर? F, मैंने F बेसिकली फ्रिक्शन लिया है, F मैंने बेसिकली क्या लिया है? क्या लिया है? तो F into a/2, F को F क्यों लिखा? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, या अभी F ही लिख लेता हूं ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। अच्छा F का टॉर्क कितना? F into
H माइनस ए बाई 2, इसलिए मैं सेंटर से लेने के लिए बोल रहा था, कोई बात नहीं, चलो ठीक है इसमें F into H माइनस ए बाई, क्या दोनों टॉर्क अंदर है? दोनों टॉर्क, तो बाहर किसका टॉर्क? क्या ये इसके बराबर होना? नॉर्मल का टॉर्क nx कितना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? mg। अरे भाई साहब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? अरे वर्टिकल में तो बैलेंस है भाई साहब, n के वैल्यू क्या है? n के वैल्यू mg भाई साहब, तो यहाँ पे mg रख दो। तो और ये f रख दो, तो f a by 2 प्लस f h माइनस f a by 2 equals to mgx equals to what is the value of x? f h by mg, f h by नहीं आया, f h by अरे कभी तो हाँ ना बोलो। अब सोच के देख, मान लो x की वैल्यू, a की वैल्यू हो मान लो 4 मीटर, कितनी? 4 मीटर ज्यादा होगा 1 मीटर, और x सॉल्व करा तो आया 2 मीटर। इसका मतलब नॉर्मल केस के बाहर चला गया। ऐसा थोड़ी हो सकता है, बॉडी यहाँ रखी है, नॉर्मल वहां है। अरे नॉर्मल अपने आप को कितना शिफ्ट कर सकता है? क्या बॉडी के एक्सट्रीम तक, बॉडी के बाहर, जैसे फ्रिक्शन की लिमिटेशन है वैसे ही नॉर्मल की लिमिटेशन है कि नॉर्मल एक लिमिट से ज्यादा बाहर। तो अगर स्लिपिंग नहीं होनी है तो दिस शुड बी लेस देन a by 2, दिस शुड बी, तो f की वैल्यू mg a by 2h, इससे छोटी होनी और म्यू mg से भी छोटी होनी, तब तो ना ये चलेगा ना ये। सोच, इससे ज्यादा हो गई तो चलेगा, उससे ज्यादा हो गई तो इनके बीच में नहीं आया। तुझे मेरी बात ही समझ नहीं आई? तो मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला मत रखना किताब के, फंडा समझ ले अच्छे से, इसलिए से फील कर ले जो मैं कह रहा हूँ। बस खत्म हो गई टॉप लाइन। हालांकि मैं कुछ 2-5-7 बातें और बताऊंगा आपको, वो एक अलग बात, बट फंडा इतना ही है। फील ये आनी चाहिए कि नॉर्मल अपने आप को एडजस्ट करता है। कौन? नॉर्मल। और जाहिर सी बात है कि बॉडी के बाहर जा नहीं सकता, तो नॉर्मल अपने आप को एडजस्ट करता है कि बॉडी घूमे नहीं, और जितनी कर सकता है उतनी करता है। और वो कैसे बोलो क्लियर? अब जैसे मान लो कि ये f, इस f की वैल्यू क्या होगी, उसकी क्या होगी, तो डेटा पता रहेगा ना। जैसे मान लो मैं एक बात बता दूं आपको, मान लो किसी पर्टिकुलर सवाल में मान लो कि ये म्यू mg की वैल्यू, किसकी? म्यू mg, मतलब म्यू mg की वैल्यू मान लो कि 10 न्यूटन आई, कितनी आई? 10। और ये वैल्यू आई 8, कितनी आई? 8। सोच, मैं फोर्स धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, तो पहले क्या होगा? टॉपलिंग की स्लिपिंग? मेरा सवाल समझना अच्छे से। मान लो हमने सवाल सॉल्व करा, डेटा कुछ भी हो सकता है ना। ये वैल्यू आई 10 न्यूटन और ये वैल्यू आई 8। यार मुझे लगा ही तो मैं आया, बोलो बोलो। ये 8 है और वो 10 है, बोल। तो पहले क्या होगी और बाद में क्या होगी? तो 8 न्यूटन तक तो कुछ नहीं होगा। क्या 8 के बाद जाते ही टॉपलिंग हो जाएगी? तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज द कंडीशन फॉर फर्स्ट टॉपलिंग? मान लो कोई आपसे पूछे कि क्या कंडीशन होगी, कंडीशन फॉर फर्स्ट टॉपलिंग, कंडीशन फॉर फर्स्ट टॉपलिंग। चलो तुम बताओ, पहले टॉपलिंग हो तो बताओ क्या कंडीशन होगी? क्या म्यू mg इससे बड़ा होना चाहिए? म्यू mg से, और अगर ये बड़ा हो तो पहले क्या होगी? स्लीपिंग। अरे भाई साहब, तो पहले क्या होगी? मुझे लगा तुम्हें आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, मुझे तो कंडीशन फॉर फर्स्ट टॉपलिंग के लिए कि म्यू mg शुड बी ग्रेटर देन mg a by 2h, एंड कंडीशन फॉर फर्स्ट स्लिपिंग इज उल्टा। तुम्हें मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? अरे मैं उसके लिए मैं इसको मिलाया, इसको मैं आपको कुछ समझ नहीं आया, बेशक पूछो, 2-3 सवाल कराऊंगा, फील आ जाएगी।
जो मैंने समझाया सब अपनी भाषा में लिखना है कि कांटेक्ट फोर्स चाहता है कि दो प्रेमी साथ रहें, इसलिए नॉर्मल को भी ट्रेन करता है, नॉर्मल अपने आप को शिफ्ट करता है ताकि बॉडी ना घूमे, पर वो एक लिमिट तक ही शिफ्ट कर सकता है क्योंकि वो बॉडी के बाहर जा नहीं सकता। ये सब आपको अपने शब्दों में लिखना है, भाई समझा मैंने दिया है। चलो बोलो क्लियर। मास 10 किलो, क्यूब की साइड का 2 मीटर लेते हैं, सेंटर से फोर्स लगाते हैं, ऊपर ही लगा लेते हैं बिल्कुल 40 मीटर। बोलो क्या होगा, चलेगा, घूमेगा, कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा तो सारी वैल्यूज क्या होंगी, नॉर्मल कहाँ लगेगा सब। है पॉइंट 8। हाँ मतलब वही बताना है, रेस्ट पे रहेगा, घूमेगा नहीं घूमेगा, मेन तो घूमने वाली बात, रेस्ट में बताना कौन सी बड़ी बात है जो इतने साल से बता रहे चल। मैक्सिमम प्रेशर 50 हो सकता है, लगाया 40 से तो नहीं चलेगा, कपल नहीं करेगा तो नॉर्मल कहाँ लगेगा, कपल नहीं करेगा तो नॉर्मल कहाँ लगेगा, ये बताना है मेनली। तो सब लोग बोलेंगे कितना, इधर सुन, क्या फ्रिक्शन पीछे लगा, फ्रिक्शन 40 की 50, भाई जरूरत से ज्यादा तो वैसे भी लग गया, नीचे के mg लग गया, mg के लिए 100 कोई बुराई, मान लो नॉर्मल शिफ्ट हो गया, नॉर्मल के लिए अगेन 100 और ये शिफ्ट हो गया x, कितना शिफ्ट हो गया, हमेशा सेंटर ऑफ मास के बाद लिखो तो लिखा गया 40 इंटू 1, 40 इंटू 1 प्लस 40 इंटू 1 इक्वल्स टू 100 इंटू x। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, मेरे हिसाब से x के लिए आई 0.8, 0.8 क्या 1 से कम है, अगर 1 से कम है तो कोई टेंशन वाली बात, तो बॉडी चलेगी घूमेगी या कुछ नहीं, कोई टेंशन वाली बात। अरे कभी तो हाँ ना बोल, एक और कर दे मेरी मन की शांति के लिए, ताकि तुझे शांति नहीं मिले, देख ध्यान से। Q side, you know, again 2 meter, you know, 0.2, you know, force जो है 2 मीटर की जगह 4 मीटर ले लो, you know, और यहाँ से सेंटर से ऊपर फोर्स लगा लो, you know, 100 न्यूटन, you know, चलो बांस ले लो 10 किलो, तुमसे नहीं हुआ ना, चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या पीछे से 20 लग सकता है, चलेगा तो फ्रिक्शन तो पीछे पूरा लगा लो 20, कितना लगा लो 20 पूरा लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंटर पे 100 नीचे लगा लो, कोई दिक्कत, अगर टॉपलिंग नहीं होनी तो जाहिर सी बात है इधर शिफ्ट हो जाएगा, इनके लिए अभी भी 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के लिए टॉप को देखो तो लिखा गया 20 इंटू 2 प्लस 100 इंटू 1 इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स। अरे हाँ बोल, 1 2 3 ये हुआ 4, 4 प्लस 10 14, 14 बटे 10, एक्स की वैल्यू कितनी आई 1.4। कितनी मैक्सिमम हो सकती है 2, मतलब ये टॉपलिंग नहीं करेगा, मतलब ये टॉपलिंग, अरे कभी तो हाँ ना बोल, तुम्हें दूर दूर तक बात समझ। तो ये बॉडी चलेगी घूमेगी या सिर्फ चलेगी, सिर्फ, डरो मत। अच्छा मैं आपको बता दूं, कई किताबों में ना इसके अबाउट कराते हैं, अगर पहले कभी करा तो मत करना, जब बॉडी चलने लगती है सूडो का टॉर्क आ जाता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसलिए कभी वैसे मत करना। किसके अबाउट करना है,
कई किताबों में क्या, मैक्सिमम किताबों में इसके अबाउट सॉल्व कराते हैं, और हो सकता है तुमने पहले ऐसे पढ़ा हो। जानता था, मत पढ़ो वैसे। उसका कारण है क्योंकि अगर बॉडी चलने लगती है ना तो फिर इसके अबाउट किसका टॉर्क आने लगता है, तो बच्चा भूल जाता है। लफड़ा ही मत पालो तुम, तो किसके अबाउट करो। अरे रिजिड बॉडी तो अल्फा तो सबके अबाउट सेम आएगा भाई, नहीं आया कोई बुराई वाली बात, इसलिए कोई ऐसी चीज मत पढ़ो जिससे कंफ्यूजन आए। एक और करा दूं, एक और करा सकता हूं जिसमें चले भी सही घूमे भी सही। सोच अगर, अरे भाई साहब अगर ये दूरी 2 मीटर ले लेता तो क्या हो सकता था, कुछ चेंज हो जाता। या मान ले कि मैं ना इसको तो 2 मीटर रखता, इस लंबाई को क्यूब की जगह इधर कम कर लेता इधर ज्यादा, यार कभी तो हाँ ना बोलो। या हाइट 2 मीटर रखता पर ये 1 मीटर ही रखता, तो क्या ये स्लीपिंग के साथ साथ टॉपलिंग भी करने लगता, स्लीपिंग के साथ साथ। उसमें कोई रॉकेट साइंस, बात समझ में आनी चाहिए। कहीं भी शक्ल देख के लग रहा है कि इतनी आसानी से कैसे समझ में आ जाएगा, इतना आसान ही है वो, है ना। अगर वो क्या किताबों में कई बार टिपिकल बना देते हैं उसको, डरो मत, कंसेप्ट समझो, डरो मत, कोई ऐसी खास बात नहीं। सेंटर ऑफ मास प्रैक्टिस आराम से दिखेगा सब कुछ, बहुत प्रैक्टिकली आराम से। पहले तो जो बोला चमका, चले घूमे घूमे चले कुछ भी करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फ्रंट ऑफ करते हैं, इंक्लाइन पे रख लेते हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है, इंक्लाइन पे एमजी सेंटी का आ जाएगा, कहाँ लगेगा सेंटर, कहाँ लगेगा, डरो मत। हालांकि मैं करा रहा हूँ, अगर हेडिंग भी चाहो तो डाल सकते हो, टॉपलिंग ऑन एंड क्या पर्सनल ऐसा समझो कि मान लो ये ए है, ये हाइट h है, ये हाइट बात मिलके करते हैं ना, उसमें क्या बुराई। मान लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अब ध्यान समझ, मान लो कि अपन ने फोर्स ही टॉप पे लगा लिया, अपने फोर्स की जरूरत नहीं है, ऐसे बस। अगर ऐसे तो अगर यहाँ पे mg से नहीं लगा, अब अपने को लॉजिकली समझ आता है, अपने को लॉजिकली समझ आता है कि भाई साहब mg sin इधर लगा, ये लगा, वो लगा, इधर mg sin लगा, इधर क्या लगा mg cos थीटा। क्या नॉर्मल बिल्कुल यहाँ लगा, कहीं और लगा, क्या फ्रिक्शन इधर लगा। अगर स्लिपिंग हो रही होगी तो क्या ये mg, अगर मान लो ये एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है तो क्या ये फ्रिक्शन काइनेटिक आ जाएगा, और अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो नहीं आया। तो मान लेते हैं कि हम जो है इसको मान लेते हैं कि थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू, थीटा इज लेस देन कुछ नहीं यार, tan इनवर्स म्यू क्या था याद है, भूल गया। तो क्या फ्रिक्शन mg sin थीटा हो गया, फ्रिक्शन क्या हो गया। अब टॉपलिंग होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, नहीं है वो ऑन टाइम पास भिजना हो रहा। चल बोल, कौन घुमाएगा, ये और आसान है उससे, कौन घुमाएगा, कौन घुमाएगा, फोर्स तो mg sin थीटा, तो वहीं से सेंटर से बात कर रहा है, तो क्या लिखेंगे f into h/2, f into तो नॉर्मल अपने आप को ध्यान से देखो, ऐसे शिफ्ट करेगा, क्या दूरी x होगी, तो n into x, और n की वैल्यू क्या, mg cos थीटा। अरे कितना, जाहिर सी बात है f into h/2 equals to mg cos थीटा, यानी कि mg cos थीटा 2h equals to x, क्या x should be less than a/2। अरे भाई साहब x किससे छोटा होना चाहिए, अगर वो a/2 से ज्यादा हुआ तो, अरे कभी तो हाँ ना बोल यार, नहीं आया नहीं आया, अरे वही सवाल है, इसको सीधा कर लो यार, इसको क्या कर लो, डर क्यों रहे हो, उसमें है ही नहीं कुछ। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, टॉपलिंग ऑन इंक्लाइन से डरोगे कि समझ आ गया, नॉर्मल कोर्स है। mg sin का सेंटर पे लगा है तो फिर भी नहीं और लग रहा था, इसमें तो खाली फ्रिक्शन का टॉर्क आता है, किसका आता है, चले घूमे, कंडीशन फॉर फर्स्ट टॉपलिंग ये है। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक समझ, उसके बाद इशू हुआ,